तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। आज हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बाहर निकलते हैं और एक ऐसे सेल ऑर्गेनल से मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कई सारे नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे निकनेम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसको और बहुत सारे नाम जानते हैं। इसको एटीपी की मिल भी बोलते हैं, एटीपी की मिल है, ये फैक्ट्री है। क्यों कहते हैं इनको ये दोनों नाम से, पावर हाउस और एटीपी मिल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और उसके दौरान एनर्जी निकलती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होकर एनर्जी निकलती है। यहीं पर हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस या एटीपी की मिल कहते हैं। इसके और भी नाम है, इसको सेल विद इन सेल के नाम से भी जानते हैं, सेल के अंदर सेल, सेल विद इन सेल। ऐसा देखने में महसूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे खुद में एक सेल हो, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर होती है, तो सेल के अंदर सेल ऐसी महसूस होती है, सेल विद इन सेल बोला गया है। दुनिया का सबसे, हमारी बॉडी में सबसे बिजी रहने वाला, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स भी बोला गया है इसे, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं इसे। सबसे बिजी रहने वाला सेल ऑर्गेनल्स कौन सा? सबसे एक्टिव रहने वाला सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इतने सारे नाम पढ़ लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, एटीपी मिल भी कहते हैं, सेल विद इन सेल भी बोलते हैं, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इतने सारे निकनेम हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में। वैसे तो डिस्कवरी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी हम डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, कौन से साइंटिस्ट ने की, एक दो लाइन जानना चाहिए। तो पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया की को पहली बार किसने देखा था? तो वो साइंटिस्ट थे कॉलिकर। कॉलिकर दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में, 1880 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कहां पर देखा था? इंसेक्ट की स्ट्रिप्टेड मसल्स में देखा था। जैसे आपके शरीर मसल्स होती हैं, वैसे इंसेक्ट के शरीर मसल होती है, और इंसेक्ट की मसल्स में पहली बार कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। और देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने क्या कह दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स वर्ड यूज किया। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल मतलब था दानेदार चीज। उनको लगा कोई दानेदार ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स है, कोई दानेदार चीज है साइटोप्लाज्म में, उन्होंने ग्रेन्यूल समझ लिया, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। पहली बार अल्टमैन दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे, अल्टर आदमी थे एकदम। अल्टमैन दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार 1894 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को पहचाना कि ये सेल ऑर्गेनल्स है। तो सेल ऑर्गेनल्स के रूप में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को कब पहचाना गया? 1894 में अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए अल्टमैन को ने पहचाना। और क्या नाम रख दिया अल्टमैन ने इसका? इसका नाम रख दिया बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम से पुकारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रख दिया? बायोब्लास्ट नाम से इसे पुकारा गया। तो बायोब्लास्ट नाम किसने बोला? अल्टमैन ने बोला। सेल ऑर्गेनल्स के रूप में पहचान कर इसको। और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की? आपसे पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की, क्योंकि जान ही नहीं पाए क्या देख लिए। फर्स्ट सीन तो ये है, पहली बार देखा कॉलिकर ने, लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया? अल्टमैन और फ्लेमिंग नाम के दो साइंटिस्ट को।
अल्टमैन एंड फ्लेमिंग नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिनको इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। तब कोई पूछे कि आपको डिस्कवरी किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अल्टमैन और फ्लेमिंग नाम के दो साइंटिस्ट ने। लास्ट में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा ने इसका नाम बदलकर रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। पुराना नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? बायोब्लास्ट। पहले इसको बायोब्लास्ट नाम से लोग जानते थे, लेकिन बाद में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है? सी बेंडा। बेंडा जी बोले मेरा नाम तो खराब है लेकिन मैं इसका नाम खराब होने नहीं दूंगा, इसका बायोब्लास्ट से नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले साइंटिस्ट नाम था सी बेंडा। वैसे साइंटिस्ट के नाम और ईयर वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार सुनकर रखना चाहिए आपको। एक लाइन याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का पुराना नाम बायोब्लास्ट। किसने दिया था? अल्टमैन ने। डिस्कवरी अल्टमैन ने और फ्लेमिंग ने मिलकर की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। आगे बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। सेल में कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स है। कितने होते हैं एक सेल में? तो अप्रॉक्स एक सेल के अंदर 1000 से 1500 1000 to 1600 इतने माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर होते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए एक सेल के अंदर 1000 से 1500 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया आर अकर इन अ सेल। वन सेल के अंदर में, एक सेल के अंदर इतने माइटोकॉन्ड्रिया एवरेज होते हैं ऑन एवरेज। इनकी गिनती अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकती है और इनकी गिनती किस पर डिपेंड करती है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल कौन सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है उस पर डिपेंड करता है। जो सेल जैसी एक्टिविटी करेगा उस हिसाब से उसका माइटोकॉन्ड्रिया गिनती कम ज्यादा हो सकती है। आपका एक सेल ऐसी है जिसका नाम है आपका चौसशॉस। इसमें अमीबा का नाम है चौसशॉस। एक अमीबा है CHOAOS चौस। चौस एक अमीबा का नाम है और इस अमीबा के शरीर में अप्रॉक्स 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर कितने? 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं एक छोटी सी सेल के अंदर। किसमें? चौस नाम के अमीबा में। एक अमीबा है ये। इस अमीबा के शरीर में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर भी हो सकते हैं। और वहीं पर एक बात करें, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला, और क्लोरेला नाम के एल्गी में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लोरेला का नाम सुना होगा आपने? क्लोरेला। क्लोरेला जिसको खाते हैं स्पेस फूड, स्पेस में जाने वाली ट्रेवल्स लेके जाते हैं, एल्गी है। क्लोरेला क्या है? एक एल्गी है और इस एल्गी के शरीर में मात्र 1 माइटोकॉन्ड्रिया है। एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल के अंदर। मतलब देखो एक सेल में 5 लाख भी हो सकते हैं और एक लौता एक भी हो सकता है। मतलब इनकी गिनती फिक्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया गिनती किसी सेल में ज्यादा होगी, किसी सेल में कम होगी। किस बात पर डिपेंड करेगी? उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करेगी। क्लोरेला में बहुत कम है, सिर्फ एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया, और इस अमीबा में चौस नाम के अमीबा में 5 लाख तक है। ऑन एवरेज देखें, एवरेज 1-1500 माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल में होते हैं ऑन एवरेज निकाला जाए तो। प्लांट के सेल में ज्यादा होंगे कि एनिमल के सेल में ज्यादा होंगे? एनिमल को ज्यादा काम करना रहता है तो एनिमल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए एनिमल के सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, प्लांट में कम होंगे। हायर एनिमल का नाम बताइए, ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके शरीर में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एक सेल के अंदर। तो पक्षियों में, बर्ड्स में। कौन? पक्षियों के कहां पर? फ्लाइट मसल्स में, जो उड़ने में मदद करती है, पंख में। तो पक्षियों के पंख में फ्लाइट मसल्स होती है। फ्लाइट मसल्स जो होती है इसमें किसके? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के। तो पक्षियों की फ्लाइट मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिला है हायर एनिमल में। लोअर एनिमल में अमीबा में, और हायर एनिमल में फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के बर्ड्स में, पक्षियों के फ्लाइट मसल्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया गिनती समझ में आई। अलग अलग सेल में इनकी गिनती अलग अलग हो सकती है। किसी सेल में 1 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, किसी में 5 लाख भी हो सकते हैं, और एवरेज 1000-1500 के आसपास होते हैं। प्लांट में कम होते हैं, एनिमल्स में ज्यादा होते हैं। किस एनिमल में ज्यादा होंगे? तो आपके फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, पक्षियों की फ्लाइट मसल्स में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने मिलेंगे। एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
और इन सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको एक साथ बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम वर्ड का मतलब कोई पूछे क्या होता है तो याद रखना, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल, एक सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कॉन्ड्रियोम कहते हैं। कौन सा ओम है ये? कॉन्ड्रियोम। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी एक सेल के अंदर 10 हो चाहे 20 हो चाहे 10 लाख हो, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर होते हैं उन सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ एक वर्ड में क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रियोम के नाम से जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम पढ़े, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़े और उनका नंबर पढ़े, कितने होते हैं एक सेल के अंदर, कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसमें एक और मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन भी दिखाई देती है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन दिखाई देती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या सिंगल? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे, और इस अंदर वाली लोग कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन दिखाई दी आपको। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है इससे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। किस नाम से जानेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर के बीच में जो जगह होती है उस जगह को कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं दो मेम्ब्रेन के बीच में। और माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे अंदर वाले भाग को, जो अंदर में एक जगह है, इससे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपके सामने बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या दिखा? सबसे बाहर में आउटर मेम्ब्रेन दिखी, कंटिन्यूअस है। दूसरा इनर मेम्ब्रेन दिखी जो सेवरल टाइम फोल्डेड है, बार बार मुड़ गई है। इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि साइज में बड़ी होती, बड़ी चीज को छोटी चीज के अंदर रखना होता है तो उसको मोड़ कर रखना होता है। इसको सेवरल टाइम फोल्डेड होकर है और इसलिए इनर मेम्ब्रेन जो है सेवरल टाइम फोल्डेड होगी और इससे इनर मेम्ब्रेन बन गई। और सेवरल टाइम फोल्डेड होने की वजह से एक शेप बना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, और इसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। CRISTAE, क्रिस्टी या क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। क्रिस्टा या क्रिस्टी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों बना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर क्यों बना? ड्यू टू सेवरल टाइम फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बार मुड़ी है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दी है, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्रिस्टी आपका क्या कर रहा है? आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए क्रिस्टी का काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इससे मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है। मतलब क्रिस्टी की गिनती अलग अलग सेल में अलग अलग होगी। मोर क्रिस्टी मोर एक्टिव सेल, लेस क्रिस्टी लेस एक्टिव सेल। तो क्रिस्टी की गिनती भी अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकती है। समझ में आई थी बात? अब माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन आपको पता है बनी होती है मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की। तो कहां पर लिपिड ज्यादा होगा और किसमें प्रोटीन ज्यादा होगा? तो रखिएगा आउटर मेम्ब्रेन में मोर लिपिड होगा, बाहर की ओर तेल ज्यादा रहता है, मोर लिपिड। और इनर मेम्ब्रेन में मोर प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन दोनों में होता है,
यहाँ भी लिपिड होगा और प्रोटीन भी होगा, लिपिड होगा प्रोटीन होगा, लेकिन ज्यादा लिपिड कहाँ होगा, बाहर वाली मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होगा, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें मोर लिपिड होता है, इनर मेम्ब्रेन में मोर प्रोटीन होता है। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा फॉर्म में, फॉस्फोटाइडल कोलिन के फॉर्म में, फॉस्फोटाइडल कोलिन के फॉर्म में यहाँ पर बहुत सारा फॉस्फोटाइडल कोलिन होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो ये ऊपर की मेम्ब्रेन है से बहुत सारा लिपिड होता है, इनर मेम्ब्रेन किससे ज्यादा बनी होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है, याद रहेगा। और आगे चले, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिए तो सिर्फ बची कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बची। आउटर मेम्ब्रेन को हमने आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया, तो इसे किस नाम से जानेंगे, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ना हो, आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दी गई हो, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, इसका नाम नया नाम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ना बोलकर इसको हम माइटोप्लास्ट के नाम से जानेंगे, माइटोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोप्लास्ट एक ही चीज है कि अलग अलग है, सेम है, सिर्फ डिफरेंस कितना है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दी गई है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हो जाएगा माइटोप्लास्ट। तो माइटोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस समझ में आया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोप्लास्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, और माइटोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इनर लेयर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और आगे चले, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, दोनों लेयर बना दिए फिर से माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से क्यों जानते हैं पता है किसी को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना ओन प्रोटीन बना सकता है, ओन प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, अपने ओन प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है। ध्यान समझना, जैसे कि आप, एक लड़का है जो 1 भी रुपए कमाता नहीं, स्टूडेंट है, सिर्फ 1 भी रुपए नहीं कमाता, पैसा अपने घर से लेता है, कुछ भी कपड़े खरीदने कुछ भी करते हैं, पैसे घर से खरीद लेता है, फैमिली पे क्या है, डिपेंडेंट है। दूसरा लड़का है जो अर्न करता है, पैसा जॉब करता है, और जितना भी खर्च आता है उसको खर्च लगता है महीने का, वो पूरा खर्च कमाता है, उसका मान लो महीने का खर्च 5,000 रुपए है और 10,000 रुपए का महीना वो कमा लेता है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस कहलाएगा। लेकिन तीसरा लड़का जो है वो, उसका महीने का खर्च है 5,000 रुपए और वो पार्ट टाइम जॉब करके मात्र 1,000 रुपए महीना कमा पा रहा है, 1,000 रुपए खुद कमा ले रहा है, लेकिन 4,000 रुपए अपने फैमिली से ही लेता है वो, क्योंकि उसका महीने का खर्च 5,000 रुपए खर्च हो रहा है, तो बाकी 4,000 के लिए फैमिली पर डिपेंडेंट है, 1,000 रुपए बस वो खुद से कमाता है पार्ट टाइम जॉब करके, तो ऐसा लड़का क्या कहलाएगा, सेमी ऑटोनॉमस। याद रखना, पूरा कमा लेता ऑटोनॉमस, नहीं कमा पाता डिपेंडेंट, और थोड़ा सा कमा पाया थोड़ा नहीं कमा पाया सेमी ऑटोनॉमस। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है थोड़ा सा प्रोटीन अपना सिंथेसिस कर लेता है, जितना चाहिए उसका 1% सिर्फ अपने सिंथेसिस कर लेता है और अपना 1% प्रोटीन बना लेता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स कहें। बाकी 99% कहां से लेगा, 99% उसको न्यूक्लियस से ही मिलेगा प्रोटीन, तो बाकी सारा प्रोटीन के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन 1% अपना खुद का प्रोटीन कमा लेता है। और खुद का प्रोटीन बनाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ओन डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, ओन आरएनए, खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा। और प्रोटीन बनाने के लिए और क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, इसके पास अपने एंजाइम्स भी होंगे खुद के, ओन एंजाइम्स। और क्या चाहिए होगा, राइबोसोम चाहिए होगा आपको बनाने के लिए, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। और राइबोसोम भी है, एंजाइम्स भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, सब कुछ है, ये अपना खुद का प्रोटीन इन सब की मदद से बना लेता है।
अब एक एक करके पढ़ते हैं। इसके अंदर डीएनए कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट में, यहां पर अंदर में। और डीएनए कैसा होगा? इसका डीएनए होता है आपका, कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। इसके अंदर का डीएनए जो होगा वो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए। इसमें कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर। हिस्टोन प्रोटीन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो नेकेड डीएनए, याद रखिएगा, सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है इसमें, सर्कुलर नेकेड डीएनए। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है वो कैसा होता है? ओन डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर नेकेड डीएनए। नेकेड क्यों बोला गया? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इस डीएनए को नेकेड डीएनए कहते हैं। सर्कुलर नेकेड डीएनए अपना अंदर में पाया जाएगा। और क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? अब डीएनए है तो आरएनए बन ही लेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ये अपना खुद का आरएनए भी बना लेगा। ये आरएनए बना लिया, ओन आरएनए, तो डीएनए हो गया, खुद का आरएनए हो गया इसके अंदर। एंजाइम, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होते हैं। और ये पॉलीमरेज एंजाइम इसके पास होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे। इसके पास डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम भी पाए जाएंगे। इसके पास अपने ओन एंजाइम भी होंगे। और राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, वो फैक्ट्री होगी अंदर कि नहीं होगी? यस होगी। राइबोसोम नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पाया जाएगा। ये राइबोसोम बना दिए, तो राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर भी इसमें पाया जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यहाँ पर राइबोसोम होगा, लेकिन इसका राइबोसोम कितना होगा? 70S राइबोसोम होगा। याद रखिएगा, इसमें कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। जबकि हमारे शरीर में कौन सा राइबोसोम होता है? 80S। तो यूकैरियोट के शरीर में 80S राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं। तो याद रखिएगा, सारे यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। और मैमल्स में तो अलग होता है, मैमल्स में होगा 55S। 55S मैमल्स के लिए, और बाकी सारे एनिमल के लिए राइबोसोम में कैसे होंगे? 70S। सारे ऑल यूकैरियोट्स में ऐसा होगा, और मैमल्स में 55S होगा। ऑल यूकैरियोट्स में ऐसा होगा, और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में ओनली 55S राइबोसोम होंगे। इन सब की मदद से वो क्या कर सकता है? अपना खुद का ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स क्यों कहते हैं? कोई पूछे आप आंसर दे सकते हैं कि खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन है, एंजाइम्स है, राइबोसोम है, तो खुद का प्रोटीन बना लेता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है।